लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में प्लीज़ बताइए। तो जब भी हम किसी लॉ की बात करते हैं तो बचपन से हम लोगों ने जब लॉज वगैरह की बात की है तो समथिंग साइंटिफिक प्रोसेस इज देयर, राइट। जनरली हम लोग क्या करते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ओके, यानी कि मैं कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं, दैट इज़ द लॉ। उस लॉ को एक्सरसाइज कैसे करना है, कैसे उस लॉ को समझना है। =4 ये तो हमें मालूम है, जब तक हम उसको 2 + 2 = 5, 6, 7 कुछ भी करते रहेंगे वो लॉ वर्क नहीं करेगा। एक एग्जीक्यूशन होती है, एक चीज़ का प्रोसेस होता है। सिमिलरली आप जब इसके प्रोसेस को प्रॉपरली समझ के करते हैं तो यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। क्यों? क्योंकि आप अपने गोल्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। सिमिलरली जब आप एक गोल को अचीव करना चाहते हैं और वो आपके बीइंग में है, विच मीन्स यू नो दैट दिस इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू मी, ये मेरा है। तो जब आपका वो मेरा है वाला गोल आपके माइंड में आता है ना, आपका एक बीइंग उस सिचुएशन में आ जाता है दैट यू नेचुरली अट्रैक्ट योर गोल्स देयर। आपका खाली विजुअलाइजेशन से काम नहीं चलेगा, बिकॉज आप एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर एक्शन अपने आप आया हुआ है, अट्रैक्शन के अंदर एक्शन आ गया। एक्शन यहाँ पर रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थॉट्स को जब तक आप कन्वर्ट नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स में, फीलिंग्स से आप उसको एक्शन में, बिहेवियर में नहीं डालेंगे, तब तक वो आपके बीइंग में है या नहीं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं चलेगी। और मैम जैसे एक रोल बताया जाता है डेस्टिनी का भी, क्या कुछ भी अचीव करना पॉसिबल है या कुछ ऐसा भी है कि इससे ज़्यादा इस इंसान को नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मा बोले या फिर डेस्टिनी बोले या कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो कहाँ एक ग्रे लाइन है उस चीज़ पर? तो डेस्टिनी प्लेज 20% रोल, 80% इज हाउ वी रिएक्ट टू द डेस्टिनी। आपके रिएक्शंस कैसे होंगे, क्या आप वहाँ पर उसके ऊपर ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि आप उसको जोन ऑफ लॉजिक में लेके जा रहे हो। जैसे बहुत से लोगों को ये लगता है कि मेरे पुराने कर्मों की वजह से मुझे आगे रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले। ये एक लिमिटिंग थॉट है, एक बिलीफ है, एक पैटर्न है जिसने आपको खुद ही रखा हुआ है जकड़ के अपने अंदर, उस थॉट ने आपको जकड़ा हुआ है। सो प्री कंडीशन, जो सबसे बड़ी कंडीशन है वो ये है, मैं डिजर्व करती हूँ या नहीं। अगर आपको लगता है दैट यू आर वर्दी ऑफ अचीविंग दैट गोल, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपके हाथ में चोट लगी, क्या आप अपने उंगली को काट दोगे अगर उंगली पे चोट लगी? नहीं, काट के फेंकना नहीं है उसको, उस इमोशन को एक्नॉलेज करना है और उसको रिलीज करना है कि लाओ। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रीति बत्रा, जो मैनिफेस्टेशन कोच हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो काफ़ी लोगों की लाइफ में एक होप लेके आता है। लोग जो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी गुजर रहे होते हैं, उनको एक कहीं ना कहीं एक लाइट ऑफ होप या फिर एक कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी की एक आशा मिलती है उनको। तो हम ये जानेंगे आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, उसकी बारीकियाँ क्या है। वेलकम टू द चैनल मैम। थैंक यू सो मच आदित्य, थैंक्स फॉर दैट। मैं सबसे पहले यही आपसे पूछना चाहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम बहुत कुछ सुनते रहते हैं, नेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और डिसइंफॉर्मेशन भी है और बड़े सारे डाउट्स भी हैं कि क्या पॉसिबल है, क्या ये एक्चुअली में वर्क करता है, क्या किस एक्सटेंट पर वर्क करता है। तो थोड़ा सा आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में प्लीज़ बताइए। तो जब भी हम किसी लॉ की बात करते हैं तो बचपन से हम लोगों ने जब लॉज वगैरह की बात की है तो समथिंग साइंटिफिक प्रोसेस इज देयर, राइट। जनरली हम लोग क्या करते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ओके, यानी कि मैं कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं, दैट इज़ द लॉ। उस लॉ को एक्सरसाइज कैसे करना है, कैसे उस लॉ को समझना है, क्योंकि 2 + 2 = 4 ये तो हमें मालूम है, जब तक हम उसको 2 + 2 = 5, 6, 7 कुछ भी करते रहेंगे वो लॉ वर्क नहीं करेगा। जैसे एक साइंटिफिक एक एग्जीक्यूशन होती है, एक चीज़ का प्रोसेस होता है। सिमिलरली आप जब इसके प्रोसेस को प्रॉपरली समझ के करते हैं तो यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। क्यों? क्योंकि आप अपने गोल्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उनको चेज नहीं कर। तो जब तक हम चेज कर रहे होते हैं हमारे पास में एक इनसिक्योरिटी की, एक लैक की, एक तरह से डेस्परेशन की हमारी वाइब्रेशन होती, राइट। तो वो डेस्परेशन की वाइब्रेशन ना आकर व्हेन यू आर इनटू योर रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड, देन ओनली यू कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट, दैट्स द लॉ। मैम एक तो आपने जैसे बोला कि साइंटिफिक एक प्रोसेस है प्रॉपर, तो कुछ तरीके भी हैं जिन पर हम आएंगे कि किस तरह से मैनिफेस्ट किया जा सकता है। जो अगर नॉन बिलीवर्स देखा जाए या फिर जो साइंटिफिक एंगल से देखते हैं इस चीज़ को, उनके मन में ये डाउट आता है कि अगर मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, सफिशिएंट एक्शन नहीं दे रहा हूँ और बैठ के खाली
लेट्स से विजुअलाइज कर रहा हूँ या नोट डाउन कर रहा हूँ चीज़ों को, जो एक कुछ प्रैक्टिसेस बताई जाती हैं, तो क्या ये पॉसिबल भी है कि ऐसा हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक तरह से मॉरल बूस्टिंग का ही तरीका है? यहाँ पर अंत में आपको ये पूछना चाहूँगी कि जब भी आप एक गोल बनाते हैं, से फॉर एग्जांपल आप लेट्स से एक इमोशन में हैं, हम बात करते हैं कि एक एंगर के इमोशन में, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप एंगर के इमोशन में सिर्फ अपना विजुलाइज कर रहे हो, किसी को जो है ना गुस्सा कर रहे हो तो वो अपने आप समझ जाए? वो पहुंचता है, नेगेटिव आई तो पहुंचेगी सामने वाले के पास में, लेकिन जब तक आप उसको बताएंगे नहीं, उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप उससे गुस्सा, वो आपको आपके हाव भाव से, आपके जो एक्सप्रेशन से बोलना पड़ेगा ना। आप ये तो नहीं बोल सकते ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये तो नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि आपका जो बीइंग है उस समय उस इमोशन में है, क्योंकि आपका बीइंग उस इमोशन में है, दैट्स द रीज़न आप उस चीज़ को वहाँ पर प्रेजेंट कर पा रहे हैं। सिमिलरली जब आप एक गोल को अचीव करना चाहते हैं और वो आपके बीइंग में है, विच मीन्स यू नो दैट दिस इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू मी, ये मेरा है। तो जब आपका वो मेरा है वाला गोल आपके माइंड में आता है ना, आपका एक बीइंग उस सिचुएशन में आ जाता है दैट यू नेचुरली अट्रैक्ट योर गोल्स देयर। तो उसमें क्या होता है कि आपका खाली विजुअलाइजेशन से काम नहीं चलेगा, बिकॉज आप एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर एक्शन अपने आप आया हुआ है, अट्रैक्शन के अंदर एक्शन आ गया। एक्शन यहाँ पर रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थॉट्स को जब तक आप कन्वर्ट नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स में, फीलिंग्स से आप उसको एक्शन में, बिहेवियर में नहीं डालेंगे, तब तक वो आपके बीइंग में है या नहीं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं चलेगी। और जब तक जो चीज़ हमारे बीइंग में नहीं होती है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है उस चीज़ को ट्रैक कर ही नहीं सकता। थोड़ा सा मैम अगर इसको स्टेप बाय समझे कि सपोज सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस होगा या फिर जो एक्शन होगा वो किसी चीज़ का डिज़ायर होगा कि ठीक है मैंने आज सोचा लेट्स से मुझे पीएम बनना है कंट्री का, तो सबसे पहले वो मेरा थॉट आया। उसके बाद एक प्रोसेस आएगा, मुझे अपनी बॉडी को अलाइन करना पड़ेगा और हमारे एक्शंस को अलाइन करना पड़ेगा और बिलीव करना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉपर स्टेप्स हैं ये किसी चीज़ को अचीव करने के लिए कैसे लेने चाहिए और क्या इसका स्टेप वाइज क्या तरीका है? यहाँ पर आदित्य एक चीज़ हमको ये समझनी है कि हम सब ओरिजिनेट कहाँ से, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट के हम एक फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन से बने। तो एक क्रिकेट ग्राउंड लेते हैं, अब क्रिकेट ग्राउंड जो है वो आपके पास में है, या कोई भी ग्राउंड जब आप लेते हो तो उनके जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, इतने सारे डस्ट पार्टिकल से मिलकर वो ग्राउंड बना। बट जब आप उसको देखते हो तो आप उसको बोलते हो दिस इज अ ग्राउंड, यू डोंट से दैट दिस इज मेड अप ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स, ऐसा तो नहीं बोलते हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे हम बने हैं, वी आर दी पार्टिकल्स ना। तो हम वो पार्टिकल्स हैं जिनसे वो पूरा का पूरा ग्राउंड बना हुआ है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग लाइक रसगुल्ले में रस और रस में रसगुल्ला। तो इसका मतलब ये होगा कि जो कुछ भी हम सोच रहे हैं वो उसी फील्ड से, क्योंकि वो निकल के आ रहा है, दैट मीन्स वो सच हो सकता है, क्योंकि हम में भी वही पावर है, हम भी उसी यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का हिस्सा है, उसी ग्राउंड का हिस्सा है जिसका वो पार्टिकल हम खुद बनकर आए हैं। जब हम ऑपरेट करते हैं, जब हम लाइफ में कुछ भी अचीव करने के बारे में सोचते हैं, तो कौन से जोन में सोच रहे हैं ये ज़्यादा सोचना ज़रूरी है। लेट्स से हम जोन ऑफ लॉजिक से सोच रहे हैं, तो हमारा जोन ऑफ लॉजिक तो हमको ये बोलता है ना कि पास्ट में मैंने कभी ये किया ही नहीं है, अब आपके दिमाग में आया कि मुझे पीएम बनना है, लेकिन पीएम बनने के लिए आपको जो बीइंग, जो कन्विक्शन, जो कमिटमेंट, वो सारी चीज़ें चाहिए। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है अरे एक अलार्म लगाता हूँ, कोई ये तो उठता नहीं है, छोटी सी चीज़ है। आई मीन आपने सुबह अलार्म लगाया एंड आपके माइंड ने ये नोटिस किया दैट यू आर नॉट गेटिंग अप एट दैट पॉइंट इन टाइम, जिस टाइम पे वो अलार्म बचा आपका। तो इसका मतलब ये है कि डिसीजन जो है वो अभी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए ये लेगा कि क्योंकि ये छोटे छोटे डिसीजंस नहीं ले सकता तो ये बड़े बड़े कहाँ से लेगा। तो ये जो है ना अभी सिर्फ ख्याली पुलाव है, ये और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। सो बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग इन योर जोन ऑफ लॉजिक, तो आप लॉजिक लगाओगे अरे पास्ट में तो ये वाला रिजल्ट मुझे कभी नहीं मिला। यहाँ से आप सेकंड जब जोन में घुसते हो ना, सेकंड जोन आता है आपका जोन ऑफ पॉसिबिलिटी, वेयर यू विल क्रिएट न्यू रिजल्ट्स। जब आप जोन ऑफ लॉजिक में होता ओल्ड रिजल्ट्स को ही बार बार क्रिएट कर रहे होते, क्योंकि आप ओल्ड रिजल्ट्स के बेसिस के ऊपर ही लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ रहे होते। जब आप जोन ऑफ पॉसिबिलिटी में आते हो तो आपका माइंड न्यू पॉसिबिलिटीज की तरफ जाता है, अरे ये भी हो सकता है, पहले मैं ये करके देखता हूँ या ये करके, देन यू गेट इनटू द पॉसिबिलिटीज ऑफ डूइंग दोज थिंग्स, राइट। थर्ड जोन आता है जोन ऑफ रेजोनेंस। इस जोन में यू रेजोनेट विद द सिमिलर पावर दैट द यूनिवर्स हैज, और उस पावर में जब आप यूनिवर्सल वैल्यूज के साथ में अलाइन करते हैं
तब वो रेजोनेंस आपके अंदर आती है। वो जो रेजोनेंस आपके अंदर आती है उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ना नेचुरली वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस आने शुरू हो जाते हैं और देयर इज़ अ टाइमलेसनेस जिसमें आपको लगता है इतने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलते हैं। वाई? बिकॉज यू आर इन टू दैट जोन ऑफ रेजोनेंस वेयर यू आर रेजोनेटिंग विद द यूनिवर्सल पावर्स ना। और जैसे ही आप उनके साथ रेजोनेट करते हैं आप रिजल्ट्स देखिए, इतने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इस जोन में कि आपको खुद को लगेगा कि ओके मैंने सोचा था कि भाई ये डिज़र्व करती हूँ लेकर का। तो मैम जैसे जोन आपने बोला, तो ये जोन ऑटोमेटिकली आते हैं या फिर हमें इस जोन को जाने के लिए लेट्स से एग्जांपल लेते हैं जॉब्स का। ठीक है, मैंने मल्टीपल कंपनीज़ में काम किया है और बहुत अच्छी कंपनीज़ में काम किया है, बट आई थिंक मैं प्रिपेयर करता था तब किसी कंपनी में जाता था, रेडी होता था उस चीज़ के लिए, तब वो मिलता था। जो जोन है ये नेचुरली हमारे एक्शन से क्रिएट होता है या हम अपने माइंड में क्रिएट करके अपने आप को उसके लिए केपेबल भी बना सकते हैं? बिल्कुल आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, एक होता है रिएक्शन टाइप, एक होता है क्रिएशन टाइप। आप जब एक जोन में हैं, आप लॉजिक से अगर ऑपरेट करेंगे ना, हमेशा पास्ट रिजल्ट्स को बार बार देखेगी कि आप एक पैटर्न में आ रहे होते हैं। जो मेरा पहला रिजल्ट था वही मैं रिपीट कर रही। वाई? बिकॉज जैसे आपने बताया कि आपने जॉब्स चेंज की, तो जॉब्स आपने क्यों चेंज की? बिकॉज यू वांटेड ग्रोथ। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपकी यहाँ पर आती है आपके माइंड में, आई डिजर्व दिस न्यू मी, राइट? तो आपकी जो न्यू आइडेंटिटी है वो पहले आपके जब वर्दी, व्हेन यू फील वर्दी ऑफ रिसीविंग दैट, वो आप पहले माइंड में क्रिएट करते। क्रिएशन हमेशा पहले होगी। जैसे अगर आपने घर बनाना है, जैसे अगर आपने लेट्स से आपके माइंड में आया मुझे चाय बनानी, तो चाय बनाने के लिए पहले आपके माइंड में आएगा कि मुझे चाय पीनी है, तभी आप बनाओगे। सो ऑलवेज देयर विल बी अ थॉट जो जिसके बाद में आप एक एक्शन लोगे, राइट? तो वो जो थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, क्या वो थॉट आपको ये बता रहा है दैट आई एम डिजर्विंग ऑफ दिस न्यू आइडेंटिटी? जैसे ही आप न्यू आइडेंटिटी के डिजर्विंग खुद को फील करना शुरू करेंगे, आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपके एक्शंस, वो सारी की सारी चीज़ें अलाइन होनी शुरू हो जाएंगी एंड यू विल स्टार्ट टेकिंग एक्शंस बिकॉज आप नए रिजल्ट्स को अपने माइंड में ऑलरेडी क्रिएट करना शुरू कर चुके हैं। यहाँ आपकी जोन ऑफ पॉसिबिलिटी आ रही है बिकॉज नए रिजल्ट्स आप ऑलरेडी देख रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो। जितना आप ज़्यादा उन चीज़ों को क्रिएट करोगे अपने माइंड में, उतनी जल्दी आप उन्हें अचीव करें। और मैम जैसे एक रोल बताया जाता है डेस्टिनी का भी, क्या कुछ भी अचीव करना पॉसिबल है या कुछ ऐसा भी है कि इससे ज़्यादा इस इंसान को नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मा बोले या फिर डेस्टिनी बोले या कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो कहाँ एक ग्रे लाइन है उस चीज़ पर? ओके, सो डेस्टिनी प्लेज 20% रोल, 80% इज हाउ वी रिएक्ट टू द टेस्टिंग। आपके रिएक्शंस कैसे होंगे, क्या आप वहाँ पर उसके ऊपर ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि आप उसको जोन ऑफ लॉजिक में लेके जा रहे हो? जैसे बहुत से लोगों को ये लगता है कि मेरे पुराने कर्मों की वजह से मुझे आगे रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले। आपको लगता है ना, इसने नहीं मिले। ये एक लिमिटिंग थॉट है, एक बिलीफ है, एक पैटर्न है जिसने आपको खुद ही रखा हुआ है जकड़ के अपने अंदर। उस थॉट ने आपको जकड़ा हुआ है। अगर आप इस थॉट को रिलीज कर देते एंड व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट योर पॉसिबिलिटीज अपने आप क्रिएट हुई। सो डेस्टिनी डेफिनेटली रोल प्ले करती है, लेकिन 20% से ज़्यादा नहीं। 80% आपका रिएक्शन और क्रिएशन, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करे। और मैम अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके जो एक्शंस हैं और कर्मा है अपने जो अचीव कर लें उससे हट के, सपोज मैं अपनी डेली लाइफ में अच्छे काम नहीं कर रहा हूँ और मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ लेट्स से कि आई वांट टू बी वेरी रिच, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करेगा क्या कि यूनिवर्स अगर बोले या फिर जो भी पावर बोले वो लोके कि मुझे अपना गोल अचीव करने से, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान ही नहीं? देखिए, मैंने आपको बोला कि लॉ ऑफ रेजोनेंस जो है, जब आप जोन ऑफ रेजोनेंस में आते हैं, ये इंसान जोन ऑफ रेजोनेंस में कभी नहीं आ पाएगा बिकॉज यूनिवर्सल वैल्यूज़ के साथ में रेजोनेट नहीं कर पाएगा। पॉसिबिलिटीज़ में हाँ डेफिनेटली दे कैन अचीव अपने रिजल्ट्स, क्योंकि उनको लग रहा है, बिकॉज उनकी एनर्जी अलाइंड है टू दैट थॉट के दैट आई एम रिच और मैं कुछ भी कर सकता। आप अपनी उस एनर्जी के साथ में यू विल बी डूइंग ऑल दोज थिंग्स। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, आप अचीव भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। आपको फिर कभी कभी आप उनसे बात करोगे, यार मन में शांति नहीं। सो मनी भगवान ने नहीं बनाई। अगर आप देखो तो यूनिवर्स ने मनी नहीं क्रिएट किया, मनी ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया। तो हम सक्सेस को अगर सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में तोल रहे हैं तो वो हमारी गलती है। ठीक है, यूनिवर्सल वैल्यूज़ क्या है? यूनिवर्सल वैल्यूज़ है हार्मनी, जॉय, पीस। जब आपको इंजॉयमेंट होती है, जब आपको एंथुजियाज्म होती है, यू फील गुड। ये सारी की सारी जो खुशी जो नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर आती है,
एग्जिबरेट करती है। जब वो आप किसी से मिलते हो तो आप कहते हो यार बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आपसे मिलने में, उनके थ्रू भी तो वो भी तो पैरामीटर हो सकता है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ को पैरामीटर मान के चलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल। यस दे आर इन देयर पर्स्यूट। जो वो सोचते हैं उनके लिए वो उनके लिए सच है, जो हम सोचते हैं हमारे लिए वो हमारे लिए सच। मैनिफेस्टेशन का लॉ सिंपली यही बोलता है, वॉट एवर यू थिंक फॉर योर ओन सेल्फ इज ट्रू फॉर यू। चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, ये गलत की और सही की डेफिनेशन आपने दी है। और अगर मैम देखा जाए तो एक अपना ही एग्जांपल दूं तो मैं कई टाइम पे अलग अलग चीज़ें सोच सकता हूँ। आज मुझे ये चाहिए, कल मुझे वो चाहिए, परसों कुछ और चाहिए, और कभी कभी वो चीज़ें आपस में कोई सिंक ही नहीं होता है उन चीज़ों का। तो क्या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैं सोच सकता हूँ कि मुझे चाहिए बट वो मेरे लिए अच्छा ना हो, तो क्या वो मुझे मिलेगा मैनिफेस्ट करने से? कमाल की चीज़ ये आदत है कि ना हम लोग ना हर चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं गोल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मटेरियल गोल्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। मटेरियल गोल्स अचीव करने के बाद क्या इमोशन चाहिए, अगर हम उस इमोशन पे फोकस करें एंड इफ वी स्टार्ट फीलिंग दैट इमोशन फ्रीक्वेंटली, तो आपको जो चाहिए वो नेचुरली आपके पास है। तो इंस्टेड के हम एक मिडिल मैन रखें बीच में, यू नो गोल इज काइंड ऑफ अ मिडिल मैन, मटेरियल गोल आपका एक मिडिल मैन बन गया कि ये रहेगा तो मुझे ये मिलेगा, और उसके बगैर नहीं मिल सकता है क्योंकि दैट्स जस्ट एन इमोशन। आपको वो गोल अचीव करने के बाद में जो इमोशन चाहिए, यू स्टार्ट फीलिंग दैट इमोशन। आप आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, कंसिस्टेंसी नहीं है, एक चीज़ के ऊपर हम लगे नहीं हुए हैं, तब आपका क्या है कि मतलब दिस इज समथिंग लाइक कि आपके पास में लेट्स से 2000 रुपीज़ है एनर्जी रिसोर्स मान के चलते हैं, ठीक है। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड चीज़ें हैं, अब उसमें से आप कौन सी चीज़ लोगे? आप लेट्स से आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है 2000 रुपीज़, आपने उसको थोड़ा सा डाला कि मुझे ये वाला सामान चाहिए, थोड़ा सा ये चाहिए, थोड़ा सा ये, तो यू वोंट बी एबल टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव बिकॉज देयर इज लेस ऑफ फोकस्ड एनर्जी। तो यहाँ पर आपका जो फोकस्ड एनर्जी है ना, उस पर हमको ध्यान देना है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को हम पकड़ के चल रहे हैं, आप उस गोल को पकड़ के चल रहे हैं, आपके हाथ में वो गोल है, वो इमोशन है, ये इमोशन मुझे चाहिए और ये इसके थ्रू मिलेगा। लेट्स से वो नहीं मिला, लेट्स से वो नहीं मिला, तो हो सकता है उससे बेटर मिलेगा। मगर आपके दिमाग में क्या है, हम लोग कई बार ना एक फ्रेज बोलते हैं कि प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट, एंड जैसे ही हम बोलते हैं प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट, तो आपने वर्स्ट पहले ही मैनिफेस्ट कर लिया हमारे में। इंस्टेड आप ये बोल के देखिए ना, ट्रस्ट हिज वेज, प्रिपेयर फॉर दी बेस्ट। अब जो भी होगा बेस्ट होगा, आपका चाहा हुआ तो बेस्ट, और उसका चाहा हुआ तो और भी अच्छा। कि पहले काफ़ी बोला जाता था कि ठीक है जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, तो आई थिंक ये भी एक तरह से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कहीं ना कहीं साइकोलॉजी पे। इस चीज़ को मतलब और समझने के लिए आप जैसे लोगों को एजुकेट भी करती हैं इस चीज़ के लिए और ट्रेन भी करती हैं, आप कुछ एग्जांपल देंगी रियल लाइफ जहाँ पे कि लोगों ने कुछ ऐसा अचीव किया हो जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे नॉर्मल एक यूज़र को सुनने के लिए? बिल्कुल, मनी मैनिफेस्टेशन तो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत से लोग जो हैं वो मनी मैनिफेस्टेशन के लिए आते हैं, जॉब चेंज के लिए आते हैं। वन ऑफ माय क्लाइंट्स, तो मेरी एक क्लाइंट रही हैं रुचिता, एंड मुझे आज भी याद है कि जब उन्होंने 1 महीने के लिए मुझसे सेशंस लिए थे एंड शी वांटेड टू मैनिफेस्ट मोर मनी, और साथ में उन्होंने ये बोला था कि मैं जब भी जॉब के लिए जाती हूँ ना, तो हमेशा नेगोशिएट करके मेरे को जितनी मैं सैलरी डिमांड कर रही होती हूँ उससे कहीं कम में वो जॉब सेटल होती। तो हमने मैनिफेस्ट किया और उसके जो गोल्स थे अकॉर्डिंग टू दैट शी वॉज सरप्राइज्ड, मेरे पास उसका टेस्टिमोनियल भी है, शी वॉज सरप्राइज्ड टू सी कि उसका नेगोशिएशन के बगैर जो सैलरी उसने बोली उसी सैलरी के ऊपर उसको जॉब जो है वो ऑफर हो गई, एंड अलॉन्ग विद दैट शी कुड ऑल्सो फील मनी कमिंग इनटू हर रेट। सुमन, कितना टाइम लगा ये आने चाहिए 1 मंथ चीज़ को? 1 मंथ में उसने अचीव कर लिया। कुछ प्री कंडीशंस भी होती है मैम अचीव करने के लिए, लाइक हमें मेडिटेशन करना होता है या फिर कुछ अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होता है, या फिर खाली हम मैनिफेस्टेशन के स्टेप्स फॉलो करें और हमें अचीव हो सकती हैं चीज़ें? इसके लिए ना मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ एक रैपिड फायर राउंड खेलो, ठीक है, और जो गोल चाहिए ना वो जैसे ही मैं बोलूंगी ना उसी टाइम आपका एकदम रैपिड फायर के टाइप का आपका आंसर आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि यू डिजर्व टू अर्न 1 CR इन अ मंथ, ठीक है, एंड जैसे ही मैं बोलती हूँ आपके मुंह से एकदम से क्या निकलता है, हाँ या जो पहला रिस्पॉन्स होगा, योर फर्स्ट रिस्पॉन्स इज द वॉइस ऑफ योर इंट्यूशन। इसका मतलब ये है यू फील एंड योर सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो बिलीव्स दैट यू डिजर्व इट। एकदम से आपके मुंह से निकलेगा जो चीज़ आप अचीव कर सकते हो। जो नहीं कर सकते हो ना, वहां पर आपके दिमाग में आएगा अभी नहीं। जब आपके दिमाग में ये आता है अभी नहीं, इसका मतलब देयर इज सम रेजिस्टेंस इनसाइड।
आपको सिर्फ ये लिखना है कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या रोक रहा है. सो देन राइट दैट थिंग. स्क्रिप्टिंग बहुत ज़बरदस्त काम करती है. सो प्री कंडीशन जो सबसे बड़ी कंडीशन है वो ये है, मैं डिजर्व करती हूँ या नहीं. अगर आपको लगता है दैट यू आर वर्दी ऑफ अचीविंग दैट गोल, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता. तो ये प्री कंडीशन है सबसे बड़ी. उसके अलावा जो मेडिटेशन वगैरह ये सब तो टूल्स हैं, ये सब टेक्निक्स हैं. फर्स्ट प्री कंडीशन टू मैनिफेस्ट इज योर डिजर्विंगनेस. और मैम जो अपने माइंड भी आई थिंक प्लेज साउंड गेम्स की, कभी हमें अपने आप पे बिलीव कराता है, कभी हमें अपने आप पे सेल्फ डाउट होने लगता है. तो जो ये अगर जर्नी है फ्रॉम नॉन बिलीविंग योर ओन वर्थ टू बिलीविंग इन योर सेल्फ, ये जर्नी कैसे ट्रैवल की जाए? सबसे पहले मैंने बोला ना, पहले आपको डिजर्व करना सीखना है. भाई मैं ये डिजर्व करता हूँ. ये तो जैसे ही आपके दिमाग में ये आता है कि आई डिजर्व टू बी इन माई न्यू आइडेंटिटी, न्यू प्लेस, न्यू स्पेस. अब माइंड विद लॉजिक, अगेन यू विल गो इनटू द जोन ऑफ लॉजिक. वो आपको एविडेंस देगा. आपकी चेकलिस्ट यानी कि जो आपके माइंड में ऑलरेडी है, पिछली बार ऐसा रिजल्ट नहीं आया था, जब आपने ये ट्राई किया था तो नहीं हुआ था, एटसेट्रा एटसेट्रा. इट्स ओके, एक्सेप्टेड कि वो नहीं आया था, एक्नॉलेज इट. बहुत ज़रूरी है. हम ना अपने इमोशंस को नेगेटिव बोल देते हैं, बहुत 1 सेकेंड के अंदर बोल देते हैं ये नेगेटिव इमोशन है, या 1 सेकेंड के अंदर ये पॉजिटिव इमोशन है. पॉजिटिव है तो ले लो, नेगेटिव है तो जाने दो. बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना कि जो चीज़ हमारी बॉडी का पार्ट है उसको एक्नॉलेज करना कितना ज़रूरी है. आपके हाथ में चोट लगी, क्या आप अपने उंगली को काट दोगे अगर उंगली पे चोट लगी? नहीं, काट के फेंकना नहीं है उसको. उस इमोशन को एक्नॉलेज करना है और उसको रिलीज करना है कि लव विद रिस्पेक्ट, कि ओके आप आए हो बट मेरे साथ में आपका कनेक्शन इतना ही है. नाउ आई वांट टू रिलीज यू. यहाँ टूल्स काम आते हैं. यहाँ पे आपकी टैपिंग है, मेडिटेशन है, स्क्रिप्टिंग है, जहाँ पर आप नेगेटिव इमोशंस को, जिनको आप नेगेटिव समझते हो, उन इमोशंस को लेट गो करने का तरीका सीखते. क्यों जरूरी है इनको लेट गो करना? क्योंकि जब तक हम इनको रिलीज नहीं करेंगे अपनी बॉडी से, तब तक अपनी बॉडी में नई चीजों को कैसे क्रिएट करें. स्पेस तो बनाना है ना, तो बस वो स्पेस बनाने के लिए बात करें. रही बात हमारे माइंड की, हमारे माइंड का कोई कसूर नहीं है, वो तो सिर्फ हमारी सेफ्टी चाहता है. हमारे माइंड को, हमारी फैमिली मेम्बर्स को जब भी वो हमको प्रोग्रेस करते हुए देखते हैं, वो हमें रोकते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए कंसर्न फील कर, चाहे हमारा माइंड है चाहे हमारे फैमिली मेम्बर्स है, वो फील करते हैं कि कहीं ये अपना नुकसान ना करे बस. मगर वो हमारी न्यू आइडेंटिटी से उतने ज़्यादा वाकिफ नहीं है जितने हम खुद हैं. बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया मैम आपने. इस चीज़ पे मैं एक और चीज़ पूछूंगा कि क्योंकि एक तो चीज़ है डिज़ायर और एक चीज़ है ग्रीड. कोई उसमें डिस्टिंक्शन करना बड़ा टफ है. लेट्स से मुझे एक कार चाहिए, अच्छी कार चाहिए, बट अब मेरी जो डिज़ायर है वो थोड़ी मैं बढ़ा दूंगा, मुझे चाहिए मर्सिडीज़, मुझे चाहिए रोल्स रॉयस. तो कहीं ना कहीं जो डिज़ायर्स हैं हमारी, वो हमें लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, अगर मैं अपनी लिमिट से ज़्यादा मांग रहा हूँ तो कहीं वो बैकफायर भी कर सकता है क्या? सबसे पहली चीज़ तो जब हम बात करते हैं ग्रीड की, या जब हम बात करते हैं डिज़ायर, अगर हम भगवद गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अगेन डिज़ायर्स जो है वो आई मीन यू शुड बी ओनली थिंकिंग अबाउट डूइंग योर कर्मा. सीधी सीधी बात है, ये यही बोलते हैं आपको. द थिंग इज, अगेन फिर से आपको यही बात बोलूँगी, प्लीज वर्क फॉर द यूनिवर्सल वैल्यूज. क्रिएट दोज यूनिवर्सल वैल्यूज इनटू योर लाइफ. जितनी ज़्यादा यूनिवर्सल वैल्यूज यानी कि हार्मनी, जॉय एंड पीस में आप रहेंगे, आपको एक चीज़ को अचीव करके क्या वो जॉय फील आ रहा है? फीलिंग के ऊपर फोकस करके देखता, क्या वो फीलिंग ऑफ जॉय है या फीलिंग ऑफ प्राइड है? अगर फीलिंग ऑफ प्राइड है तो मे बी बिकॉज यू वांट टू शो इट टू समबडी, राइट? तो आपका जो वाइब्रेशन है ना, उस पर डिपेंड करेगा कि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. अब देखिए, एक छोटा बच्चा है, आप उसका जो है ना रिपोर्ट कार्ड लेने गए, टीचर्स ने भी बोल दिया, पेरेंट्स ने भी बोल दिया, पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन ये बच्चा जो है ना, इसको ये अचीव करेगा, ये तभी अचीव करेगा जब ये थोड़ा और बेहतर काम करेगा. इसके टीचर्स भी बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं. बच्चे को पता नहीं है कि उसका पोटेंशियल कितना है, लेकिन दोनों पेरेंट्स और टीचर्स ने यही चीज़ बोली. अब आप इमेजिन कीजिए कि यही चीज़ गॉड एज पेरेंट और लाइफ एज टीचर, ये दोनों आपस में हमारी पीटीएम कर रहा है. और जब वो हमारी पीटीएम कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, इसमें पोटेंशियल तो बहुत है. तो सारी कहानी वहाँ आके शुरू हो जाती है या ख़त्म हो जाती है जहाँ पर हमको अपने पोटेंशियल पर भरोसा नहीं. अगर मुझे अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँचना है और यही मेरा गोल है, दैट आई हैव टू अचीव माई हाईएस्ट पोटेंशियल, उस हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुँचने के बाद कौन सा इमोशन आप फील कर रहे हैं,
क्या वो एक यूनिवर्सल वैल्यू, इसको हम NLP की भाषा में वैल्यू एलिसिटेशन बोलते हैं। तो जैसे जैसे वो वैल्यूज आपकी लाइफ में इंक्रीज उस तरीके से यूनिवर्सल वैल्यू के साथ में रेजोनेट होती जाती, आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंच सकते हो और उसको ग्रीड की वाइब्रेशन पे नहीं देखते हो या डिजायर की वाइब्रेशन पे नहीं देखते हो, फिर आप उसको सिर्फ जॉय की वाइब्रेशन पे, हार्मनी की वाइब्रेशन पे देखते हो। यानी कि आपके मन में ना एक बहुत खुशी इस चीज़ की हो जाती है दैट नाउ इफ़ आई कैन अचीव दिस फॉर माई सेल्फ आई कैन हेल्प मोर पीपल टू अचीव। तो वो चीज़ जो है ना, आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंचने के जॉय को रेजोनेट करते हो यूनिवर्सल वैल्यूज़ के साथ में। यहाँ ग्रीड या डिज़ायर का कोई मायने ही नहीं रह जाता। राम, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक मेजॉरिटी ऑफ हमारी पॉपुलेशन है, लोग हैं जो बड़े अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं। उनका जो बचपन है, चाइल्डहुड वो अच्छा नहीं रहा, कोई टफ मेमोरीज़ हैं, ये भी फैमिली की फाइनेंशियली चीज़ें। ऐसे लोगों को अगर सही जोन में आना है, जैसे आपने बोला, और लाइफ में कुछ अचीव करना है, उनके लिए मे बी 1 लाख रुपए भी बहुत बड़ा अमाउंट है। काफ़ी ऐसी पॉपुलेशन है कि उनके लिए 10 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अपने आप को जब तुम ऐसी जैसे बोलते हैं कि रेस में अगर तुम बहुत पीछे खड़े हो और तुम अपने आप को डिज़र्विंग मानना चाहो, तो वो कैसे किया जा सकता है कि लोग अपने माइंड को कैसे इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो एटलीस्ट बिलीव कर पाएँ, फिर आगे बाकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे। और मैम, वो किया भी जा सकता है या नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है, और उसका सबसे बड़ा एविडेंस है हमारे पास में। क्या इंडिया में बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो बहुत ज्यादा गरीब थी और उन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया? हमारे पास बहुत से एविडेंसेस हैं। धीरू भाई अंबानी, या आपने जितने भी ऐसे लोग जो कि उस लेवल से उठकर बाहर आए, आप जब उनकी लाइफ हिस्ट्री देखते हैं तो देखते हैं कि क्या उनकी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी? जब उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी और वो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? पहली चीज। सो फर्स्ट एविडेंस इज कि आपको बाहर देखना है क्या वो पॉसिबिलिटी किसी और ने पहले अचीव की है। अगर वो पॉसिबिलिटी किसी ने अचीव की है तो ये न्यू पॉसिबिलिटी नहीं है, इट्स अ ओल्ड पॉसिबिलिटी जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब मुझे कुछ नया थोड़े क्रिएट करना है, मुझे तो उसी पॉसिबिलिटी को वापस अचीव करना है। अब आपने चेक करना है कि उन्होंने क्या किया टू अचीव दिस। अगर वो उनके बचपन में इतना लैक था, इनसिक्योरिटी थी, क्या उन्होंने उस इनसिक्योरिटी पे बिलीव किया या न्यू पॉसिबिलिटीज पे बिलीव किया? अगर उन्होंने न्यू पॉसिबिलिटीज पे बिलीव किया तो उसको अचीव करने के लिए क्या क्या किया? तो एक तरीके से ना इसको मतलब शेडो वर्क है। दिस इज काइंड ऑफ जैसे आपने किसी को नोटिस किया और उसके बाद में देखना शुरू किया उनके फर्स्ट ईयर में उन्होंने कितना रिजल्ट अचीव किया, सेकेंड ईयर में कितना रिजल्ट अचीव किया, फिर धीरे 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 करके यू स्टार्ट लुकिंग इनटू देयर रिजल्ट्स, और फिर आप कोरिलेट करते हो। फिर आप देखते हो कि हाँ, अब मेरे पास एविडेंस है, इनफ एविडेंस है कि किया जा सकता है, और उसके बाद यू गेट इनटू द जोन ऑफ पॉसिबिलिटी। अदरवाइज आप अपने पुराने रिजल्ट्स को ही बार बार सच बनाते जाएंगे अगर आप जोन ऑफ लॉजिक में ऑपरेट करते रहेंगे। तो लॉजिक में मैजिक चाहिए। आई एम वेरी वेल सेट। और इसमें मैं ये भी पूछूंगा कि काफ़ी सारी बुक्स है मैनिफेस्टेशन पे, मैंने भी खुद पढ़ी हुई हैं, द सीक्रेट और मंक हू सोल्ड हिज फेरारी, दैट आल्सो रेफरेंसेस लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, मल्टीपल थिंक एंड ग्रो रिच, ऑल दीज बुक्स आर देयर, जिसमें अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि क्या करना चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि ऑडियंस के लिए, हमारी जो ऑडियंस आज देख रही है, उनके मन में कोई अगर गोल है, किसी को जॉब चाहिए, किसी को शादी करनी है, किसी को लाइफ पार्टनर चाहिए अच्छा, और लेट्स से किसी को एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, आपने 1 करोड़ बोला, लेट्स से ईयर का चाहिए, उसको स्टार्टिंग क्या करनी चाहिए, क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए सुबह से शाम तक, कैसे अपना माइंड, अपनी एक्टिविटीज़ क्या करनी चाहिए कि उसको फास्टेस्ट तरीके से अचीव कर सके? सबसे पहले तो ये चीज़ जो है ना अपने बीइंग में लेके आनी जरूरी। लेट्स से अगर किसी को कॉन्शियस मल्टीमिलियनर बनना है, अब उसके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा जब छोटे छोटे खर्चों के ऊपर भी जो है मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है अंदर। अब डाउट आता है उस टाइम पे कि मैं पैसा खर्च कर दूँ, क्योंकि मिलियनर तो सोचेगा भी नहीं पैसा खर्चने से पहले। अगर मुझे अपने बीइंग में उसको लेके आना है और मुझे उस एटीट्यूड को फॉलो करना है या शैडो करना है, तो दैट मीन्स मुझे भी नहीं सोचना चाहिए पैसा खर्चने से पहले। तो आई एम नॉट सेइंग दैट यू नीड टू ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है। यहाँ पर आपको सिंपली उस एटीट्यूड को लेके आने के लिए जो भी मनी रिलेटेड आप काम करेंगे उसको विद द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी करना है। तो यहाँ पर आई एम सेफ टू डू दिस। तो आप जब भी अपना पैसा किसी को दे रहे हैं, वो आपको राइट हैंड से इसलिए देना बिकॉज मैस्कुलिन एनर्जी, यानी कि हमारी बॉडी जो है ना दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स।
वन इज द मस्कुलिन एनर्जी आपकी राइट साइड एंड लेफ्ट साइड इज योर फेमिनिन एनर्जी. So this is for everyone, not exactly gender immaterial of any gender. आपकी masculine energy आपके राइट साइड में होती है, आपकी फेमिनिन जो है वो लेफ्ट साइड में होती है. तो आपने राइट साइड से आपने जिसको भी पैसा देना है विद ग्रेटफुलनेस दे. तो आप ये छोटे छोटे काम भी शुरू करेंगे ना, तो आप अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर भी और अपने आसपास सराउंडिंग्स में भी मनी की एनर्जी को आते हुए देखी. तो आपने जब भी किसी को पैसा देना है विद दैट ग्रैटिट्यूड, पेइंग विद ग्रैटिट्यूड. अपने बिल्स के ऊपर आप जो भी आप पे कर रहे हो, आपको रिसीप्ट्स मिलती हैं और रिसीप्ट्स मिली तो उसको देख के थैंक्स बोलिए कि वाओ आई एम एबल टू पे दिस मनी. तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक वाइब्रेशन अपने अंदर, एक सेफ्टी की वाइब्रेशन लेके आ रहे हैं. क्योंकि जब भी हम मनी को लेकर इनसिक्योर फील करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वही सेम न्यूरो सर्किट घूम जाता है और उसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मनी आपकी लाइफ में नहीं आ पाए. सो जितना आपको, अगर जब भी इनसिक्योरिटी फील हो रही तो पहले आप अपने आप को बोले, बिकॉज आपका रूट चक्रा दैट इज़ अफेक्टेड. तो आपको अपने आप को बोलना आई एम फीलिंग सेफ, आई एम सेफ, इफ़ आई एम स्पेंडिंग दिस मनी आई एम सेफ. आप अपने आप को वो सेफ्टी की वाइब्रेशंस दे रहे हैं. बहुत ज़रूरी है अपने आप को सेफ फील करवाना, क्योंकि ये जो डाउट्स हैं ये इनसिक्योरिटीज़ है. आपके अंदर वो जो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग है, जेलेसी वाली फीलिंग, यहाँ से आपके ओरिजिनेट होते हैं जितने भी बिलीफ पैटर्न्स हैं. तो उन पैटर्न्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा इमोशन है. आप अपने आप को ना आँख बंद करके सोचिए कि ये क्यों आ रही है फीलिंग. जब मैं ये पैसे किसी को दे रहा हूँ तो ये फीलिंग क्यों आ रही है. तो उस टाइम पे आपको अपने आप, आपका माइंड बताएगा यू आर फीलिंग इनसिक्योर, कि इसको पैसे देने से ये पैसे कम हो जाएंगे. तो जैसे ये फीलिंग आती है ना, पहले अपने आप को रोक कर एंड सेफ फील करवाइए, देन डू दैट. उसके बाद सिमिलरली जब आप रिसीव करते हैं तो उसको एक ग्रेसफुली रिसीव कीजिए, थैंकफुलनेस के साथ में रिसीव कीजिए कि मुझे मनी मिल रहा है. यानी कि मेरा जो फेमिनिन एनर्जी है, जैसे फेमिनिन एनर्जी इज टू फॉर टेकिंग इट, रिसीविंग इट. तो अपनी रिसीविंग एनर्जी को, अपने रिसीविंग बकेट्स को बढ़ाना है, अपनी रिसीविंग कैपेसिटीज़ को बढ़ाना है. जितना हम अपनी कैपेसिटीज़ को एक्सपैंड करेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों को दे भी पाएंगे और रिसीव भी कर पाएंगे. सो इट्स ऑल अबाउट एक्सपैंडिंग योर कैपेसिटी. और मैम जैसे मल्टीपल प्रैक्टिस की भी इम्पोर्टेंस बताई गई है कि आपको मे बी रात को सोने से पहले आईज क्लोज करके विजुअलाइज करना चाहिए. कुछ स्क्रिप्टिंग टेक्निक हो गई, कुछ एक वाटर की भी टेक्निक मैंने सुनी थी कि एक क्लास से दूसरे में कुछ सोचते हुए करना होता है. और ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं. ग्रैटिट्यूड भी, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना, मैनिफेस्टेशन बोर्ड बनाना, ऐसी कुछ चीज़ें आप बताएंगी जो करनी चाहिए जिनसे कि फास्ट किया जा सके मैनिफेस्टेशन को. और अगर हम बीइंग की भी बात करें कि हमें अपने अंदर लानी है वो फीलिंग, तो वो कैसे आएगी वो चीज़. बहुत सारी प्रैक्टिस हैं, छोटी छोटी इतनी सारी प्रैक्टिस है ना, कि सबसे पहले तो आपके ब्रेथ से स्टार्ट होती है. आपका ब्रेथ जो है ना वो आपका इतना हेल्पफुल है, बिकॉज आपका ब्रेथ इज़ योर लाइफ फोर्स. और वो लाइफ फोर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मदर के वूम में जिस टाइम पे बच्चा अटैच्ड होता है उस टाइम पे ये लाइफ फोर्स बॉडी में टाना जाता है. और ये लाइफ फोर्स स्टार्ट होता है आपके रूट चक्रा से. ऐसा है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन से हम जिंदा हैं. अगर ऐसा होता तो जो डेथ बेड्स पे लोग पड़े हुए होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर से क्यों नहीं जिंदा है. दिस इज बेसिकली आपका जो लाइफ फोर्स एनर्जी है जो आपकी बॉडी में है वो हाफ साइड पे चलता है. आधा टाइम हाफ साइड पे चलता है, यानी मस्कुलिन एनर्जी में चलता है, आधा टाइम फेमिनिन एनर्जी में चलता है. तो जब भी आप कोई फिजिकल जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी मस्कुलिन एनर्जी में करें, यानी कि राइट नॉस्ट्रिल आपका जब एक्टिव है तब करें फिजिकल वर्क. जब आप अपना मेंटल वर्क कर रहे हैं तो आप, जब आपकी फेमिनिन एनर्जी एक्टिव है उस टाइम पे कर रहे हैं, क्योंकि रिलैक्स होकर कर रहे हैं. अब आपका जो रिसीविंग मोड है वो आपका तभी एक्सपैंड होगा जब आप वो जो मेंटल वर्क है वो आप लेफ्ट साइड की, जब आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है उस टाइम पे कर रहे हैं. इस चीज़ तो आपको ब्रेथ्स के ऊपर फोकस करना. मैम, कंट्रोल तो नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े योगी कंट्रोल कर पाते हैं कि मे बी अपनी ब्रीथिंग लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट पे लाने के लिए. एवरीथिंग इज प्रैक्टिस आदित्य, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस. पहली चीज़ तो ये है, पहले तो मुझे पता ही नहीं है. लेट्स से अगर मुझे ट्रैफिक रूल्स नहीं पता तो मैं तोड़ूंगी ट्रैफिक. जब मुझे पता चल जाएगा तो आई एम दी अवेयर ऑफ दैट थिंग. सो अवेयरनेस सबसे पहले बहुत ज़रूरी है. जैसे ही आपको ये बात पता चलती है, नाउ यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन ओके मेरा ब्रेथ कैसे चल रहा है. बेस्ड ऑन दैट यू विल स्टार्ट फीलिंग अच्छा ये वाला काम मुझे इस टाइम पे करना है. खाने पीने के ऊपर जो है ना हमको अपना फोकस करना, अपनी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि आप जैसा बनना चाहते हो वैसा ही आपका अन्न होना चाहिए. वो कहते हैं ना, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन. तो आपका जो मन है दैट इज़ अफेक्टेड बाय दैट.
आप जब आपका करंट स्टेट ऑफ बीइंग आपके कंट्रोल में है, लेट्स से आपका करंट स्टेट ऑफ बीइंग जो है, एक टाइम पे आप नेगेटिव सोच रहे हो एंड यू नो कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, वहाँ से उस स्टेट से बाहर निकलने के लिए मुझे क्या प्रैक्टिस करना है? ओके, मुझे ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर मुझे इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो रही है, इसका मतलब मेरे को अंदर से जो है ना ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो उसका उल्टा क्या है, मेरे पास क्या है? तो जो चीज़ें मेरे पास हैं, अगर मैं उनको एक्नॉलेज करूँ तो लेट मी प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। तो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, मेरे पास ये सेटअप है, ओ आई एम सो थैंकफुल, मेरे पास बुक्स हैं, आई एम सो थैंकफुल। तो आपका फोकस कहाँ से, जो लैक है वहाँ से चेंज होकर आपने अपने करंट स्टेट को चेंज कर दिया टुवर्ड्स ग्रेटफुलनेस, राइट? ये एक प्रैक्टिस है। फिर उसके बाद में स्क्रिप्टिंग करके भी आप यही काम कर, बेसिकली जितना ज़्यादा आप अपने करंट स्टेट को अपने कंट्रोल में लेके आएंगे विद ऑल दीज प्रैक्टिसेस, उतना ज़्यादा आपका जो मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस है वो बढ़ जाएगा। इसमें आपने ना मोर फ्रिक्वेंटली उन इमोशंस को फील करना है जो आपको किसी भी गोल को अचीव करने के बाद में मिलते हैं। लेट्स से आपको हैप्पीनेस वाले इमोशन पे फोकस करना है कि जब मुझे ये गोल मिलेगा तो मुझे खुशी हो। पहली चीज़ आप बोलते हैं ना मुझे खुशी हो, तो खुशी के पैरामीटर्स इतने बड़े बड़े क्यों कर रखे हैं कि जब वो होगा तभी खुशी होगी? क्या छोटी चीज़ों पे खुशी नहीं हो सकती? लेट्स से यू आर हैविंग फन विद योर फैमिली, क्या वो खुशी नहीं है? उस टाइप पे उस इमोशन को क्यों नहीं हम प्रैक्टिस कर सकते? सो हमने सिर्फ यही तो करना है, मोर फ्रिक्वेंटली उस इमोशन को ज़्यादा फील करना है कि मुझे अचीव होगा ना तो मुझे ऐसा ही लगेगा जैसा मुझे अभी लग रहा है। तो जब मैं वो वाला गोल अचीव कर लूँगी, अगर मैं ये सोचूं कि तब मुझे खुशी होगी तो एक लैक है। लेकिन अगर मैं हर चीज़ पे खुश होना शुरू कर दूंगी तो इसका मतलब वो लैक ख़त्म हो गया मेरी लाइफ में। जैसे ही वो लैक ख़त्म होगा, आप अपने जोन ऑफ पॉसिबिलिटीज़ में और जोन ऑफ रेजोनेंस में नेचुरली राजत कर जाए। नाम जो मैं समझ पा रहा हूँ, हमारा जो एम है वो ये है कि हम अपने अंदर फीलिंग्स ला सकें ऑफ अबंडेंस। कि अगर पैसे का है या फिर एक हैप्पी रिलेशनशिप का है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमारे अंदर वो फीलिंग आ गई है। और उस फीलिंग को लाने के मल्टीपल तरीके हैं, चाहे मैं आँख बंद करके विजुअलाइज करूँ, चाहे लिख के अपने सबकॉन्शियस में डालूँ, बट मीन्स को हटा के मुझे एंड जो इमोशन है वो अपने अंदर लाने की कोशिश करनी है। बिल्कुल सही समझे, बिल्कुल सही समझा देता है। और मैम इसमें कुछ टाइम से भी फ़र्क पड़ता है क्या कि रात की मैनिफेस्टेशन जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा काम करेगी, सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमें करना चाहिए कुछ चीज़ें, ऐसा भी कुछ है क्या? और तो एक बात बताओ, अपने पेरेंट्स के पास बैठने के लिए कोई टाइम चाहिए? कभी भी किसी भी टाइम पे बैठ सकते हैं, मज़ा आता है, जॉय फील करते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता है। जिन कामों में मज़ा आता है उन कामों के लिए टाइम क्यों फिक्स करना है? सिर्फ 11 ही क्यों? किसी भी टाइम पे कभी भी आप अपने करंट स्टेट के ऊपर फोकस करके सोचिए। जैसे सपोज आपको सारा दिन में ये नोटिस करना है कि मैं ज़्यादातर कौन से इमोशन में रहता हूँ या रहती, तो आप 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड कीजिए, पॉज कीजिए, देखिए कौन सा इमोशन, फिर सोचिए अरे ये कहाँ से आ रहा है, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? इज इट कमिंग फ्रॉम इनसिक्योरिटी? अगर वो इनसिक्योरिटी से आ रहा है, स्विच इट। आपने सिर्फ स्विच ही तो करना है, आपने एक फ्लिप करना है उसको, उस स्टेट को फ्लिप करते ही जैसे ही आप ग्रेटफुलनेस में आएंगे, आपका करंट स्टेट आपके कंट्रोल में आ जाएगा। बस यही तो करना है। एक मैम आपने 11-11 का बोला तो मुझे एक और चीज़ याद है जो मैंने बुक में पढ़ी थी कि किसी थॉट को अगर 17 सेकंड्स तक हम सोचें तो वो मैनिफेस्ट जल्दी होता है। ऐसा भी कुछ होता है क्या कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट हमें हेल्प करती है? यस, यहाँ पे मैं बोलूँगी जब आप अपनी अल्फा वाइब्रेशंस में होता है, डेफिनेटली वहाँ पर टाइम का ज़रूर फर्क पड़ता है। बिकॉज होता ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना उस टाइम पर जो एक्टिवेटेड होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड कम एक्टिव होता है, सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होता है, विच इज़ उठने से तुरंत पहले। यानी कि आप बेड पर हैं, आप उस टाइम पे उठने वाले हैं, तो वो जो 17 सेकेंड्स हैं ना, उस टाइम की जो वाइब्रेशन होती है, तब आप विजुअलाइज कर लें आज का दिन कैसा होना चाहिए, आज की फीलिंग कैसी होनी चाहिए। और मैम क्या कुछ ऐसा है कि सम थिंग्स आर ईजियर टू मैनिफेस्ट देन अदर्स? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ का। कई लोग ये बोलते हैं मैनिफेस्टेशन कोचेस कि अगर आपको लेट्स से बहुत रिच होना है या फिर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, बड़ी गाड़ी, उस चीज़ के लिए आपको भी आपका एफर्ट भी लगेगा, प्लस एक जो एंटायर यूनिवर्स है उसका भी एफर्ट लगेगा उस चीज़ को कराने में। तो आउटसाइड सर्कमस्टांसिस भी हैं जो हेल्प करने चाहिए, बट अगर आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं, वो लेट्स से आपको फिट होना है या फिर आपको एक पॉजिटिव पर्सन बनना है या फिर आपको लेट्स से कोई डिजीज़ से हील होना है, तो वो आउटसाइड सब सर्कमस्टांसिस पे उतना डिपेंडेंट नहीं है। तो वो चीज़ अचीव करना बहुत ईजी है। लेट्स से अगर मुझे वेट लूज़ करना है और मैं उस चीज़ को मैनिफेस्ट करूँ,
तो वो ज़्यादा अलाइंड है मेरे इंटरनल बीइंग से कंपेयर टू बाहर के फैक्टर्स से। तो ये चीज़ें अचीव करनी ज़्यादा आसान है। ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है क्या इसमें? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने बीइंग में उस न्यू आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और अगर आपको अंदर से वो वाली फीलिंग आ रही है, दिस इज़ माई गोल, दिस इज़ मी, जैसी वो फीलिंग आपको आती है, दिस इज़ मी, दिस इज़ न्यू मी, और वो जो न्यू आइडेंटिटी है वो आप उससे इतना रेजोनेट करते हैं, इतना ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इट इज़ नॉट ओनली दैट वन गोल कि जो इंटरनली आपकी बीमारी है सिर्फ आप उसी को ठीक कर सकते हैं, वो एक्सटर्नली जो है वो क्रिएट नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं है। से फॉर एग्जांपल अगर हम थॉमस अल्वा एडिसन की बात करते हैं, और थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला कि मुझे बल्ब बनाना है, तो उनकी आइडेंटिटी में वो बल्ब बना चुके थे। वॉल्ट डिज्नी की आइडेंटिटी में वो डिज्नीलैंड बना चुके थे, ठीक है। इट्स जस्ट दैट हमने उन चीज़ों को बाद में देखा, मगर उनकी नज़र में, उनके माइंड में उन चीज़ों को वो बना चुके थे। अब थॉमस अल्वा एडिसन से जब पूछा गया कि आप इतनी बार फेल हो करी, फिर भी जो है ना बार बार बल्ब बनाई, तो ही सेज नाउ आई नो 10,000 ways ऑफ हाउ नॉट टू मेक दी बल्ब। तो इसका मतलब ही वॉज सो अलाइंड टू मेक दैट बल्ब कि उनके दिमाग में ये आया ही नहीं कि ये फेल्योर, उनके दिमाग में सिर्फ रीडायरेक्टिंग माई सेल्फ ही आया। इतनी शिद्दत से आप किसी चीज़ को चाहते हो ना, तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो आपको रोक सकता है सिवाय आपके अपने माइंड के। मैं उसका जीता जागता एग्जाइटेड, सोशल एंग्जाइटी इतनी ज़बरदस्त थी, कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो था। 17 साल एक होम मेकर रहने के बाद में जब मैं अपनी लाइफ में मैंने आगे बढ़ने की सोची, मेरे दिमाग में आया कि मुझे स्पीकर होना है और मुझे ग्लोबल स्टेज पर बोलना है, और मुझे दिमाग में आया कि अब उसके लिए मुझे करना क्या होगा। तो धीरे धीरे विद ऑल दी प्रैक्टिसेस, लुकिंग फॉर एविडेंसेस, स्टार्ट किया बोलना, और अपने वीडियोस बनाए, हज़ार बार प्रैक्टिस की, सब कुछ किया। सब कुछ करने के बाद में देन आई रियलाइज्ड कि कोई ऐसी एसोसिएशन हो जहाँ पर हम जो है ये काम कर सकते हो। आई जॉइन प्रोफेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनका दिल्ली चैप्टर ज्वाइन किया। इस हद की सोशल एंग्जाइटी कि लास्ट ईयर जब उनका समिट हुआ, प्रोफेशनल स्पीकर समिट, तो मैंने ना अपने लिए बाहर की ड्यूटीज़ ले ली थी कि ठीक है मैं सारे काम बाहर ही करूँगी, बिकॉज अंदर मुझे लोगों से बात करनी ही नहीं आती। इतनी ज़बरदस्त सोशल एंग्जाइटी थी। इस साल मैं PSS 2025 में बोल रही, एंड आई वॉज सिलेक्टेड बिकॉज इट वॉज पार्ट ऑफ अ कॉन्टेस्ट। तो एक ग्लोबल स्टेज पर बोल पाना, अगर मैं उसको मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, जो कि मैंने 4 साल पहले सोचा था कि मुझे एक ग्लोबल स्पीकर बनना है, अगर मैं उसको मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मुझे लगता है इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जुना। फ्रॉम अ होम मेकर अगर मैं एक इस तरीके के प्रोफेशनल सेटअप एक ग्लोबल स्टेज पर बोलने के काबिल बन सकती, तो आप ही बताइए मैनिफेस्टेशन से क्या नहीं हो सकता। वेरी वेल सेड मैम, और बहुत इंस्पायरिंग एग्जाम्पल भी है ये, और बोला भी जाता है कि एक्ट एज इफ़ यू कैन नॉट फेल। तो अगर आपके बिहेवियर में या फिर आपके एटीट्यूड में वो पॉजिटिवनेस है, तो आपको इसी तरह से मेहनत करनी चाहिए कि फेल तो होना ही नहीं है, लगे रहो, और लगे रहना ही एक अपने आप में सक्सेस है कहीं ना कहीं। मैम जैसे आपने अपना ही एग्जांपल दिया इसमें, 4 साल पहले से लेकर अब तक का, तो इसमें आपने क्या प्रैक्टिसेस फॉलो की जो कि आप नहीं मैनिफेस्ट कर पाए, आप इतना डिफिकल्ट कोई? फर्स्ट थिंग वाज दैट जब मुझे ये लगा कि मुझे एक स्टेज पर बोलना, मुझे ग्लोबल स्टेज चाहिए, मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना था। जैसे ही मैंने अपने आप से ये पूछा कि यू वांट टू बिकम अ ग्लोबल स्पीकर, क्या तू कल बोल पाएगी, तो मेरे दिमाग ने आंसर दिया नहीं, कल तो मैं नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? तो मैंने उन चीज़ों को लिखा, वाई कांट यू अचीव इट राइट नाउ। तो वो सारे के सारे ऑब्स्टेकल्स मेरे दिमाग में आए कि कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है, अपने आप को आगे प्रेजेंट करने में प्रॉब्लम है। अभी तो जब मैं दूसरों के सामने जाती हूँ, बोलती हूँ, तो मुझे बहुत झिझक होती है, और जब मैं किसी और को अपने बारे में बताना शुरू करती हूँ, जब मैं किसी और को ये बताती हूँ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। ये सारे कॉन्स भी थी। फिर पूछा क्यों लोग, क्या रीजंस है। फिर मैंने मेंटर्स को ढूंढा कि कहाँ से मैं सीख सकती, इन सब चीज़ों को दूर कर सकती। बिकॉज हर्डल रेस में आपके पास हर्डल्स तो आएंगे, लेकिन उन हर्डल्स को जब तक आप हटाओगे नहीं, तब तक आप अपने गोल तक पहुँचोगे कैसे। तो ये जो हर्डल्स है ना, ये आपके माइंड की रेजिस्टेंसेस है जो आपको रोकते चले जाते हैं। आपने जैसे जैसे इन ऑब्स्टेकल्स को दूर किया, वैसे वैसे आप अपने आप को नेचुरली, आपको वो एविडेंस मिलते जाएंगे कि आप उसके करीब आ रहे हैं। अब डाउट्स बहुत डाउट आते थे, क्योंकि मैं बहुत बार रिजेक्ट हुई,
बहुत बार लोगों से फीड फॉरवर्ड्स मिले कि भाई आपको इस तरीके से नहीं, ऐसे बोलना चाहिए। जितनी बार भी मेरे को वो फीड फॉरवर्ड्स मिलते थे, मुझे वो फेलियर वाली फीलिंग नहीं आती थी। मुझे लगता था मैं अपने गोल के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ गई, कि मुझे अब ये समझ में आ गया मुझे ये काम नहीं करना। फिर जैसे जैसे मैं उसमें आगे बढ़ती गई, एक और चीज़ समझ में है कि प्रैक्टिस, जिस तरीके से अभी आपने बोला कि एक्ट लाइक यू विल नेवर फेल, तो फेल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो दिमाग में ही नहीं है। क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल, बिकॉज वंस यू हैव क्रिएटेड दैट गोल इनसाइड योर माइंड, वो तो होगा। आपने अपनी इंटेंशन सेट कर दी, आपको वो रिसीव होगा ही होगा। इट्स जस्ट दैट आपको उस लेवल पे बिलीव करना है, और ये हो रहा है आपके साथ में, तो अभी हुआ है। देन आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग माई सेल्फ कि मैं स्टेज पर हूँ और बोल रही हूँ, एंड पीपल आर रिसीविंग इट, आई एम क्रिएटिंग दैट इम्पैक्ट। उस इम्पैक्ट को क्रिएट करने के बाद मुझे क्या मिले, दैट फीलिंग ऑफ जॉय। वो जो एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि वाओ, आई कैन हेल्प सो मेनी पीपल ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ्स विद इन 15 मिनट्स, विद इन 40 मिनट्स। एक की नोट से इतना इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। तो वो जो फीलिंग है ना, जैसे जैसे आपके माइंड में वो फीलिंग और ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू करते हो और हर रोज़ उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, इट्स नॉट दैट कि आप मतलब एक पर्पसली नहीं कर रहे हो, इट जस्ट हैपन्स। जो चीज़ें आपके मन में रहती है ना, वो चीज़ें आप नेचुरली विजुअलाइज कर रहे हो। तो से फॉर एग्जांपल, अगर आपने कल लेट्स से एक जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयार करना है अपने आप को, तो आज ही प्रिपेयर करोगे ना, तो आप अपने माइंड में सोचोगे ना, अच्छा वो ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं इसका ये रिप्लाई करूँगा। यानी विजुअलाइज तो आप कर रहे हो ना उस चीज़ को, आप अपने आउटकम को ऑलरेडी विजुअलाइज कर रहे हो। तो एक गोल जिसको आपको लगता है कि बहुत दूर है, जब तक आपको वो गोल दूर लगेगा ना, वो दूर ही रहेगा आपसे। आपको उसको अपने इतने करीब लेके आ, इस तरीके से जैसे वो आप उसको ऑलरेडी अचीव कर चुके हो अपने अंदर। और जैसे ही आपको ये लगता है ना दैट यू हैव अचीव्ड इट ऑलरेडी, और ये बहुत नॉर्मल है, आपके सामने उस सारी चीज़ें जो है ना मूर्त रूप में आके खड़ी रहे। और मैम आई थिंक पूरे एग्जाम्पल में जो आपने बताया, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है ना, वो ये रहता है कि ठीक है मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंस एक्शन को नहीं देते। बट जैसे आपने बताया कि आपने अपना गोल सेट करने के बाद जो जो एक्शन रिक्वायर्ड थे, जो जो कमियाँ थी, उसके लिए फिर आप पूरी मेहनत से आप उसको सही करने में लग गए। तो एक्शन के रोल को आप बहुत इंपॉर्टेंट मानेंगे विजुअलाइजेशन में भी और मैनिफेस्टेशन में भी। लाइक आप नेचुरली करोगे, अगर आप इतनी शिद्दत से चाहोगे ना, तो वो नेचुरली करोगे। योर मोटिव विल बिकम योर मोटिवेशन। जब तक आपको अपने मोटिव तक पहुंचने के लिए कोई मोटिवेशन चाहिए, मतलब आप अंदर से तैयार ही नहीं। मानते हो कि मुझे चाहिए, मगर आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप को उतना डिजर्विंग मानता ही नहीं है। आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ के लिए एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप वो काम खुद नहीं करोगे, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को बिलीव कैसे करेगा कि आपकी न्यू आइडेंटिटी है? क्योंकि न्यू आइडेंटिटी के लिए आपको वो एविडेंस देना बहुत ज़रूरी है सबकॉन्शियस माइंड को। आप ये देखिए ना, लेट्स से आपके 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, हमारी बॉडी 100 बिलियन न्यूरॉन्स से बनी, उसमें से मुश्किल से 10% न्यूरॉन्स, यानी कि जो है ना, आप ये मान के चलिए 90,000 न्यूरॉन्स जो है, 90 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे, वो तो सोच रहे हैं कि इसके एक्शंस तो ये दिखा नहीं रहे कि ये कर रहा है। 10,000 न्यूरॉन्स जो है ना, वो आपके 10 बिलियन न्यूरॉन्स ये सोच रहे हैं कि मुझे चाहिए, मैं विजुअलाइज कर लूँ तो हो जाएगा। ये बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड को आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्रिएटर वो है। एक्चुअली क्रिएटर आप खुद हैं, लेकिन 10,000 बिलियन की जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई ना, तो वो कॉन्शियसली आप वो क्रिएट नहीं कर पाओगे जब तक आपका सबकॉन्शियस आपके साथ में नहीं होगा। तो ड्राइवर और कंडक्टर का दोनों का साथ होना ज़रूरी है आपको एक डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए। मैम, इसको अगर हम एक थोड़ा कंसाइज वे में समराइज़ करें, तो पहले अपनी इंटेंशन सोचो, फिर प्रैक्टिसेस फॉलो करो, ताकि तुम ऐसे फील कर पाओ कि यू आर डिज़र्विंग। उसके बाद कोई चीज़ मत छोड़ो, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, पूरी जी जान से मेहनत में लग जाओ और वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ऐसी चीज़ों को अचीव किया जा सकता है। और कोई डाउट मत रखो कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मिलना तो है ही। राइट, तो ये एक तरीका हम मान सकते हैं, एक स्टैंडर्डाइज तरीका करने का। बिल्कुल। सेट योर इंटेंशंस, चेक वेदर यू आर वर्दी ऑफ रिसीविंग इट। इफ़ यू फील यू आर नॉट वर्दी ऑफ रिसीविंग इट, कहाँ से नॉलेज चाहिए, कहाँ से स्किल चाहिए, वो चीज़ें जो रेजिस्ट कर रहे हैं, आपका माइंड आपको बता रहा है ऑब्स्टेकल, उन ऑब्स्टेकल्स को दूर कीजिए, अपने आप को आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ में अलाइन कीजिए। बी दैट वाइब्रेशनल मैच टू द यूनिवर्सल वैल्यूज़, यू विल बी रिसीविंग इट, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि यूनिवर्स तो फेयर ही है। अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं,
जो चाहिए कुछ चीज़ अचीव करने के लिए, तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको उस जोन में आने के लिए प्रिपेयर तो होना ही पड़ेगा, चाहे पढ़ाई करनी पड़े, चाहे कोर्सेज करने पड़े, चाहे आपको जाकर स्टेज पर अपने आप टूटर योरसेल्फ डू अ फोन फॉर सम टाइम टू बी अ बेटर स्पीकर। आई थिंक दैट्स वेरी वैल्यूएबल सजेशन मैम। थैंक्स अ लॉट मैम, बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसे मैंने बोला था कि एक बड़ा पॉजिटिव सेशन था, क्योंकि एक होप देता है कि जो जैसे हमने बात की कुछ लोगों की जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी है लाइफ में, बट कैसे वो अपने एम पे जा सकते हैं, कुछ चीज़ अचीव कर सकते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रह सकते हैं। आई थिंक उनको बहुत हेल्प मिलेगी। और थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, और इट वाज वेरी वैल्यूएबल टॉकिंग टू यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच आदित्य।